morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 8. Chapter number 3. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics. इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स से बना होता है और जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर्स से। और जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। मतलब वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से जो फाइबर है वो मिलता है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में ऐसा पढ़ा हुआ है कि सिल्कवॉर्म, सीप, अंगोरा रैबिट, डियर और बहुत सारे जैसे पाम लीव्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं। और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। मतलब जो फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। अब प्लांट फाइबर में जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, लाइनिन हो गया और वुल हो गए, क्वायर हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें नेचर से मिलता है, चाहे वो प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले, तो वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये क्या होता है, ये फाइबर ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स से बने होते हैं और ये हैंडमेड मतलब कि मैनमेड होते हैं। ठीक है, इसे मैनमेड भी कहते हैं और इसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहा है तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। तो ये मैनमेड होता है। ये बनता कैसे है, जैसे कि जब सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत ही मल्टीपल यूनिट्स से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जो यूनिट होता है मतलब वो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो क्या होता है कि जो ये मल्टीपल यूनिट होते हैं इनको एक साथ लेकर एक साथ ज्वाइन किया जाता है, तब ये जाके एक सिंगल यूनिट बनाता है जिसे कहते हैं पॉलीमर। और यही जब पॉलीमर बड़े लेवल पे बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ मतलब बड़ा चेन बनाता है तो फिर ये इसमें बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ही सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं जिसे मोनोमर्स कहते हैं। यहाँ पे देखें मोनोमर्स लिखा है, ओके, मोनोमर्स कहते हैं। अब जो पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक वर्ड पॉली और मर से मिला हुआ है, बना हुआ है। मतलब पॉली का मतलब है मेनी, मतलब बहुत, और मर का मतलब है पार्ट या फिर यूनिट। ओके, मतलब बहुत पार्ट या फिर बहुत सारे यूनिट्स, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ फिगर में आसानी से देख के समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो बहुत सारे स्मॉल मोनोमर्स हैं वो क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, एक लंबी सी पॉलीमर की एक चैन बन रही है और इसी को क्या कहते हैं, लाइनर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद क्रॉस लिंक्ड जो होते हैं मतलब वो सीधी सीधी भी होते हैं और फिर इस तरीके से क्रॉस भी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये इसको कहते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके क्या टाइप्स हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये फाइबर्स क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं। तो इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इनके, मतलब इनमें आते हैं, सम्मिलित है, तो वो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और भी बहुत सारी चीज़, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसके बारे में चलिए जानते हैं कि ये क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है। ओके, सो फर्स्ट इज़ रेयॉन। रेयॉन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने सिल्क को देखा है, सिल्क एक क्या है, नेचुरल फाइबर है, काफ़ी सुंदर होता है उसका टेक्सचर, और वैसे भी जो सिल्क होता है वो काफ़ी महंगी होती है। अब इसी को देखते हुए इंसान ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्टिफिशियल ये सिल्क को बनाया और वो सक्सेसफुल भी रहे इस चीज़ को बनाने के लिए। और उसको क्या नाम दिया, उसको नाम रेयॉन दिया, जो कि एक, या फिर उसको आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया।
जो कि बनता किससे है, वुड के पल्प से बनता है, ठीक है। और ये जो है द लेबर्टीज फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम, ये नाम दिया गया क्योंकि ये इंसानों द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइप में ही, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। और ये काफ़ी सस्ता है, जो कि आराम से कोई भी खरीद सकता है इसे। और रेयॉन भी एक मतलब फैशन के दौर में काफ़ी अच्छी चीज़ बन गई है, लोग ज़्यादा पसंद भी करने लगे हैं, सस्ती भी है और आसानी से मिल भी जाती है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कि रेयॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, कूल और कंफर्टेबल होता है, जो कि आसानी से हमारी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट कर सकता है और मतलब ये काफ़ी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है जो रेयॉन फाइबर होता है इसमें काफ़ी कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर में पाए जाते हैं। इसकी टेक्सचर भी काफ़ी अच्छी होती है और मतलब एकदम सिल्क की तरह होता है और बहुत अच्छे से इसको कलरिंग भी किया जा सकता है। और इसमें जो है इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी जो होती है इसमें इलास्टिक होती है वो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, और किसी फाइबर की अपेक्षा। तो रेयॉन से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, बहुत यूज़फुल होता है, जैसे जैकेट वगैरह, घर के कारपेट्स हो गए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, टायर कोड वगैरह, ये सब किससे बनता है, रेयॉन से बनता है। अब यहाँ पे नायलॉन की बात की जा रही है। जो नायलॉन है वो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट ट्रुथ सिंथेटिक फाइबर है, जो कि डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था डू पॉइट इन 1930s। तो इस समय ये डिस्कवर किया गया था और ये जो प्रोडक्ट है नायलॉन, ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ न्यूयॉर्क में और लंदन में। इस वजह से इसका नाम नाय और लॉन पड़ा। नाय मीन्स न्यूयॉर्क और लॉन मीन्स लंदन। ओके, तो ये इस तरीके से ये इसका जो सिंथेसाइजेशन होता है या फिर सिंथेसाइज्ड होता है, ये कोल, वाटर और एयर से होता है। ये टोटली मैन मेड फाइबर होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और रिजेंबल सिल्क, ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, मतलब इसको स्विम वेयर के लिए भी बनाया जाता है और बहुत सूटेबल होता है। प्लस इसको अगर आप धुलते हैं तो इसमें कोई भी चुंगड़न नहीं आती है और इसमें लस्टर्स भी दिखाई देते हैं, मतलब इसमें चमक भी होती है और ये जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चल सकता है। इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, क्लॉथ्स, रोप्स, शॉक्स और कर्टेंस वगैरह या फिर स्लीपिंग बैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या इसी से बनते हैं, ठीक है। फिर पॉलिस्टर की बात की जाए तो जो पॉलिस्टर है ये अनदर तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, जो कि पेट्रोलियम से बनता है। टेरिलीन जो है वो बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉलिस्टर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। जो पॉलिस्टर्स होते हैं ये नायलॉन्स की तरह ही इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होता है इसमें, ये पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। प्लस इनको धोने पे ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनमें रिंकलिंग आती है और लेकिन क्रीज्ड करने पे ये वापस से उस शेप में आ जाता है। फिर यूजेस ऑफ पॉलिस्टर यहाँ बताया जा रहा है, क्या होता है, इससे क्या बनते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और तो जो सबसे पॉपुलर चीज़ है या फिर सबसे पुराने तरीके से पॉलिस्टर का यूज़ होता है वो क्लॉथ मेकिंग है। अगर वो कॉटन से मिलता है तो वो पॉलीकॉट कहलाता है और अगर वो वुड से बनता है तो वो पॉलीवुड कहलाता है। और इन्हीं दोनों का मिक्सचर जो होता है वो फाइबर को क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्योर पॉलिस्टर बोलते हैं। जो पॉलिस्टर होता है वो ड्रेसेस बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि
पैंट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, सूट्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बनती है क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है और पानी में ये मतलब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी को ये दूर पानी से मतलब एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, इसको बहुत सारी चीज़ें और भी बनाने में मदद होती है, जैसे कि वाटर बॉटल हो गया, फिल्म्स हो गई, और ये जो शिप होती है, शिप भी बनाने में यूज़ होती है क्योंकि वो पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी को हटाता ही है। तो क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है, इस वजह से ये सेल ऑफ शिप भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है एक्रिलिक्स की। तो एक्रिलिक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ये भी एक मैन मेड फाइबर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब ये क्योंकि वुल जैसा थोड़ा होता है तो इसलिए इसे आर्टिफिशियल वुल या फिर सिंथेटिक वुल भी कहा जाता है। ये काफ़ी सस्ता होता है नेचुरल वुल की अपेक्षा में, इसे आराम से कलर किया जा सकता है, और फिर उसके बाद ये काफ़ी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, कई मतलब ज़्यादा समय तक चलता है, और आराम से हम इसे खरीद सकते हैं। और ये क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर है उससे ज़्यादा ये क्या होता है, पॉपुलर रहता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक तरीके से जो एक्रिलिक फाइबर्स होती हैं वो वुल की तरह ही दिखती हैं, मतलब काफ़ी वार्म होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लाइट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये केमिकल के द्वारा मतलब बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होता है। ये बहुत आसानी से धोया जा सकता है और क्या हो सकता है, सूखा मतलब इसे बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है। इसके कुछ यूजेस हैं, तो क्या क्या चीज़ें बनाने में यूज़ होती हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि क्राफ्ट यार्न भी बनाया जाता है, एवनिंग और व्हीकल्स कवर या बोट शेल, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, एक्रिलिक से। ओके, फिर यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बताया जा रहा है कि किस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है एक सिंथेटिक फाइबर्स के। पहले यहाँ पे एडवांटेज बताया जा रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेस वाटर एब्जॉर्बर है, और किसकी अपेक्षा में, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा में, जैसे कि वुल और कॉटन। फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें इलास्टिक मोर होता है, और ये काफ़ी समय तक, लंबा समय तक चल सकता है, टिक सकता है। ये इसमें कलर्स मतलब कलर होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, प्लस इनको धुलने पे जो इनके कलर होते हैं वो नहीं छूटते हैं। इनको आराम से बिना क्रीज किए इसको मतलब चला सकते हैं, इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। फिर इसको बहुत आसानी से, अगर ये भारी है तो भी हैंडल हो सकता है बिना किसी ब्रेकआउट के या फिर बिना किसी ब्रेकिंग के। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर ऑफ नेचुरल फाइबर, मतलब आसानी से आप खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसमें बता रहा है कि ये बहुत आसानी से जो फायर है उसे कैच कर सकता है, और आसानी से इसे इनफ्लेमेबल भी कर सकते हैं, और ये अगर हीट ज़्यादा हुई तो ये पिघल भी सकता है और हमारी बॉडी में चिपक भी सकता है अगर कोई पर्सन ने इसको पहना हुआ है तो। और बहुत सारे इसके केसेस जो हैं सिर्फ बर्निंग के भी होते हैं, तो ये क्या करता है, बर्निंग इंजरीज़ को भी मतलब काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है कि ये बर्निंग जब होती है तो काफ़ी इंजरीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि प्लास्टिक क्या है। जो प्लास्टिक है ये भी एक पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है, और ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब है कैपेबल। ठीक है, इसका क्या होता है, इसको हम पिघला के कैसा भी शेप दे सकते हैं,
ये रिसाइकल भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, और ये मतलब किसी भी तरीके से कहीं भी इसको बना सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि प्लास्टिक जो है ये वायर के ऊपर भी होता है। ओके, टॉयज़ होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे सूटकेस होते हैं, वो किसके बने होते हैं? सब प्लास्टिक के होते हैं। बैग्स होते हैं, और कैबिनेट्स होते हैं, ब्रशेज़ होते हैं, चेयर्स होते हैं, टेबल होते हैं, काउंटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काउंटलेस हैं। आप गिन नहीं सकते हैं कि आप मतलब कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्लास्टिक से बनते हैं। आप अपने घर में या फिर आप अपने इधर उधर ही देखेंगे तो आपको न जाने कितने सैकड़ों चीज़ें आपको प्लास्टिक की दिख जाएंगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बनती हैं। और ये सारी जो मटेरियल्स हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सभी पॉलीमर्स से मिलकर बने होते हैं। तो अलग अलग जो प्लास्टिक्स होते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से, लाइमस्टोन से, या फिर सॉल्ट। इन प्लास्टिकों को किसी भी तरीके से कैसे भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ये इतने हार्ड हो सकते हैं, बनाया जा सकता है जितने कि स्टोन जितना हार्ड होता है। फिर इसको इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है जितना कि एक ग्लास होता है। इनको इतना ज़्यादा लाइट बनाया जा सकता है जितना कि वुड होता है, और इतना ज़्यादा इसमें इलास्टिक मतलब बनाया जा सकता है जितना कि एक रबर होता है। तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर इस तरीके से इसे ढाला जा सकता है। ठीक है, अब है यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे प्लास्टिक के क्या हैं। अब जो प्लास्टिक है वो दो कैटेगरीज में बांटी गई है, जैसा कि उनके साथ जैसा होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनको थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो थर्मोप्लास्टिक है ये क्या होता है, इस तरीके के प्लास्टिक होते हैं कि इनको हीट देने पे ये पिघल जाते हैं, और फिर इन्हें कई बार और किसी भी शेप में इन्हें बदला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पॉलीथीन्स हैं, पॉलिस्टर्स हैं, पीवीसी हैं, ये सब क्या हैं? ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं जो कि बड़े आसानी से मतलब इन्हें किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर थर्मोसेटिंग की बात की जाए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये हीट तो दिया जाता है, लेकिन इनको हाई फ्लेम में मतलब हाई लेवल पे इनको हीट दिया जाता है, इनका टेम्परेचर हाई किया जाता है, और एक बार ये जो चीज़ बन जाती है तो वापस से ये वो चीज़ नहीं बन पाती है। मतलब ये एक ही बार इसका शेप हो जाता है, बन जाता है, और बार बार इसे हीट करने पे ये मतलब पिघलता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ आपके सामने है टेफ्लॉन की ये कुकवेयर। ये क्या, इसको तो हम डेली ही हीट में रखते हैं, है ना। ये देखिए, इसको हम डेली हीट में रखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमें बनानी होती है तो हम फटाक से गैस ऑन करके चढ़ा देते हैं, लेकिन ये पिघलती नहीं है। पर ये है एक तरीके की प्लास्टिक, ठीक है, जो कि किस कैटेगरी की है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी की है। फिर है यहाँ पे बैकलाइट है। बैकलाइट ये किस में आती है? जो आप देखते हैं टेलीविज़न वगैरह जब खुलता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, या फिर रिमोट के अंदर देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं। जब वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, मतलब हीट पास होती रहती है, लेकिन फिर भी ये पिघलती नहीं है। ये एक बार जो शेप इसको दे दिया गया बहुत हाई लेवल के टेम्परेचर पे, वही हो गया इनका। फिर उसके बाद इनको हीट देंगे तो ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो पता चल गया क्या है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं क्या होता है, तो ये आप पढ़िए और समझिए कि प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉर्मली आप समझते हैं। जो आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें देखते हैं तो आपको खुद ही समझ में आता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पढ़िए और समझिए इसको। ओके।
अब यहाँ बताया जा रहा है यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के यूजेस मतलब स्टार्ट करिए आप ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे कि आप प्लास्टिक के क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और उसके क्या क्या यूज़ हैं। बहुत सारे मतलब आप गिन नहीं सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम बात करें दोनों मिला के कि थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक मिला के अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपके घर के माइक्रोवेव, जिससे कि एक अलग तरीके का स्पेशल तरीके का प्लास्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा हीट होने पे बर्न भी नहीं होता है, पिघलता भी नहीं है और आराम से आपके खाने को क्या करता है, बना देता है। सोचिए वो भी तो एक तरीके का प्लास्टिक है। और अगर पॉलीथीन की बात की जाए तो वो भी एक तरीके का प्लास्टिक है। अगर इस स्केल की बात की जाए तो ये भी क्या है, एक प्लास्टिक है। ठीक है, ये एक प्लास्टिक है। क्या इसे हम हीट देंगे तो क्या ये पिघलेगी नहीं? बिल्कुल पिघल जाएगी। तो इस तरीके से कितना अंतर है तो प्लास्टिक, लेकिन सबकी क्वालिटीज़ अलग हैं। ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि अब तार के ऊपर की जो वायरिंग है वो भी एक प्लास्टिक है। ठीक है, अगर हम उसको आग के पास लाएंगे तो वो पिघल जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी एक तरीके का आग ही होता है। मतलब वो है तो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर बहुत हाई लेवल का है तो उसमें आग भी लग जाती है। तो इस तरीके से जो वहाँ का जो प्लास्टिक है वो अलग तरीके का है, लेकिन है क्या, प्लास्टिक है। तो इस तरीके से क्या है, प्लास्टिक जो है काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट क्या है इनका रिलेशन। तो आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक है ये फिर डिकम्पोज होता है, मतलब ये नेचर में मतलब जो प्लास्टिक है वो नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो मटेरियल जो कि नेचर में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, वो भी मतलब नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जिसके वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, कॉटन क्लॉथ्स हो गए, वुड हो गया, वुलन क्लॉथ्स हो गए, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते हैं आसानी से नेचर में और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में टिन है, एल्युमिनियम है, मेटल्स हैं, मेटल के कॉइन्स हैं, प्लास्टिक्स बैग्स है, ये सब क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि सॉरी यहाँ लिखा गया है द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक। तो यहाँ कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं तब वो क्या है, वो सबसे बड़ा क्या चीज़ है, प्लास्टिक है। तो ये नेचुरली काफ़ी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि एक बार जब इनको बना दिया जाता है तो इनको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होता है नेचर के द्वारा, क्योंकि नेचुरल वे से ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, इंसान उस किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया कर सकता है। वो कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर भी देगा फिर भी वो नेचर में ही रहेगा। अगर कोई चीज़ वो जला के भी डिस्ट्रॉय करता है फिर भी उसका जो अवशेष है वो कहाँ रहेगा, नेचर में ही रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सोचिए आप, अगर कोई पेज है या फिर कोई कागज़ है, अगर इंसान उसको जला के ख़त्म कर दिया तो क्या वो ख़त्म हो गया? जी नहीं, वो जलने पे जो वो गैसेस निकली हैं वो कहाँ गई हैं, वो इन्वायरमेंट में ही घूम रही है, कहीं और नहीं गई है। ठीक है, तो कोई चीज़ तो यहाँ प्लास्टिक की बात हो रही है, तो एक बार जो चीज़ें बन जाती हैं प्लास्टिक की जो या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं बन जाती हैं, तो उसे नेचर द्वारा ख़त्म करना या समाप्त करना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, यही प्लास्टिक बैग्स जो है वो ऐसे पड़ी होती हैं क्योंकि लोग जो कूड़ा और कचरा होता है वो प्लास्टिक के बैग्स में भर के फेंक देते हैं। तो जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो उन जो पैकेट्स होते हैं उन्हें खोल नहीं पाते हैं, वो उन प्लास्टिक बैग्स के साथ ही उसे खा लेते हैं और उनको कई बार बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वो मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी
डिसएडवांटेज ही हैं, इसके कुछ एडवांटेज सिर्फ हमारे यूज़ के लिए है, बाकी नेचर की तरफ देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज ही क्रिएट करते हैं। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन प्लास्टिक बैग्स को आप जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए, मतलब ना के बराबर यूज़ कीजिए। वैसे भी प्लास्टिक बैग्स जो है बंद हो चुकी हैं, आप जो है कॉटन या फिर जूट की जो बैग्स होती हैं उसको यूज़ कीजिए अपने शॉपिंग के दौरान, या फिर पेपर बैग्स होते हैं उसको यूज़ कीजिए, लेकिन प्लास्टिक बैग बंद कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी। आपको ऐसा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए जिसमें अलग अलग गार्बेजेस आप डाल सकते हैं अपने स्कूल्स में और अपने होम्स में। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जितने भी वेस्ट हैं वो एक बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालिए, जिससे कि अलग अलग रहेगा। तो जो अगर कोई जानवर आके खाता भी है तो कम से कम वो दोनों चीज़ मिक्स वाली चीज़ें ना खाए, जिसकी वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर चीज़ें खा लेता है तो उससे वो सेफ़ रहे। ठीक है, जितने भी थर्मोप्लास्टिक चीज़ें होती हैं उसको कलेक्ट करके और उसको ले जाके रिसाइकलिंग के लिए दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और कभी भी वेस्ट को रोड साइड पे या फिर वाटर बॉडीज़ पे नहीं फेंकना चाहिए, ये प्लास्टिक में भर के, ऐसा अक्सर होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जितने भी पुराने प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उसको रीयूज़ में लाइए, उसको फेंकिए मत, फेंकने से बचिए, क्योंकि वो अगर फेंकेंगे तो वो नेचर में ही रहेगा और फिर वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। तो उसे यूज़ करने की कोशिश कीजिए और रिसाइकलिंग को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हर सिटीजन्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को 4R फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो सॉरी, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये 4R को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट आउट हो सकती हैं हमारे नेचर से रिलेटेड। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. Let us start the exercises. Take the correct answers. First is, the clothes which we wear are made of dash. Your answer is fabrics. Cotton, second, cotton, silk, linen, wool and coir are dash fibers. Your answer is natural. Now third is dash can so third number is dash can replicate the feel and texture of silk, cotton, linen and wool. Your answer is rayon. Okay, now fourth number is nylon was discovered by a scientist named DuPont in dash. So your answer is 1930. Okay, fifth number is dash is very strong, elastic and absorbs very little water. Your answer is nylon. Sixth number is dash is used as an alternative for expensive warm cashmere cloths. Your answer is acrylic. यहाँ कैशमेरी नहीं होना चाहिए। ओके, वार्म क्लॉथ, ये कैशमेरी आप कट कर दीजिए क्योंकि कैशमेरी फिर ये नेचुरल आ जाएगा। ओके, सो योर आंसर इज acrylic. Okay, B. 7 number is dash is widely used as a packaging material for liquids. Your answer is polythene. Okay, now filling the blanks. Okay, first is fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. Second is when dash are linked linearly, it is linear polymerization. Your answer is monomer. Third is dash fiber has the same
comfort property as natural fibers? Your answer is rayon. Dash resists wrinkling and springs back into shape when creased. Your answer is polyester. Now fifth number is the properties of dash fibers are similar to those of wool. Your answer is acrylic. Now sixth number is dash and dash are the examples of thermosetting plastic. Your answer is bakelite or Teflon. Okay. Now 7 number is thermoplastic can be collected separately and sent for dash. Your answer is recycling. Now match the following. First is natural fibers. It will match in C. Cotton, silk, linen, wool and coir. Now second is artificial fibers. It will match in D. Third is rayon fiber. It will match in F. Now fourth number is nylon fiber. It will match in A. Fifth is polyester. It will match in B. Sixth is acrylic. It will match in G. Seventh is polythene. It will match in E. Okay. Now true or false. First is fibers made by man are called artificial or synthetic fiber. True. Now second is rayon fiber has the same comfort properties as a natural fiber. True. Third is the fiber of nylon is stronger than the steel wire of same thickness. True. Fourth is cotton resists wrinkling and springs back into shape when creased. False. Now fifth number is nylon is used as an alternative for expensive warm cashmere cloths. It is false. और यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी ये कैश्मीरी क्लॉथ्स था, तो यहाँ पे ये होगा, इसको कट नहीं करना है. ओके, ये होगा. ओके, यहाँ कैश्मीरी वर्ड रहेगा, कट नहीं करना है आपको. फिर आते हैं हम वापस. 6 नंबर इज अ सिंथेटिक फाइबर इज कलर रेजिस्टेंट एंड डू नॉट bleed color when washed. True. Now 7 number is thermoplastic can be collected separately and sent for recycling. True. In this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.